हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीपीसी 5 जून के पहले शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन। इस चैनल पर आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराया जाता है। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस कराया जाता है और कुछ अलग फैक्ट भी बताया जाता है जिसमें आपको आने वाले शिफ्ट में मदद भी मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, WPL 2025 का फाइनल किसने जीता? तो WPL 2025 का फाइनल जो है आपको मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। ठीक है, कितना रनों से? 8 रन से हराया था इसको। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। और वही आपसे बात कर ले कि महिला प्रीमियर लीग जो है ये कौन सा सीजन था? तो ये आपका तीसरा सीजन था। ठीक है, तीसरा। और ये बात करेगा आपसे, शायद आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है आपसे कि टूर्नामेंट कितने स्थानों पर खेला गया था। तो टूर्नामेंट जो आपको 4 स्थानों पर खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा था। इसमें आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि WPL 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो WPL 2025 का फाइनल मैच आपको मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था। इस टोटल फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो MK संजय मूर्ति उन्होंने कौन है? MK संजय मूर्ति। MK संजय मूर्ति, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और यह भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक है, भारत के 15वें, ये भी ध्यान रखिएगा, 15वें। वह किसकी जगह लेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे वो। अब वही बात कर लेते हैं कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। पूर्वी तट रेखा जो बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को जुड़ी हुई है। इन सब जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 दिया होगा, उड़ीसा और तमिलनाडु, इस टाइप से दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, इसमें और जानते हैं। गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसकी लंबाई कितनी है आपको? 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई आपको 1600 किलोमीटर है। वही वो तो बात हो गया आपको पूर्वी तट का। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी तट रेखा वाले राज्य कौन कौन है। तो पश्चिमी तट रेखा वाला राज्य है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य से जुड़ती है। ठीक है, केरल राज्य से जुड़ती है। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिकाई का विद्रोह कहाँ हुआ था? पिकाई का जो विद्रोह है कहाँ हुआ था? तो पहले जानते हैं कि पिकाई का विद्रोह था क्या। पिकाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइक का उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था। 1817 में बक्सी जंगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में यह विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तब पिकाई का विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। और वही पूछ देगा कि कब हुआ था? तो 1817 में। ठीक है, 1817 में। और जान लेते हैं इसके बारे में। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत, ये भी शायद आने वाले सीटों में पूछ सकता है आपको कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 से 1920 के बीच में। कहाँ पर? तो भारत के छोटा नागपुर यानी झारखंड में हुआ था। यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। किस जनजाति के लोगों द्वारा? उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था,
जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल और रोड इनिशिएटिव BRI में हटाने का फैसला किया है? तो फरवरी 2025 को पनामा ने चीन बेल एंड रोड इनिशिएटिव BRI हटाने का फैसला किया है। यह पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया था। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, पनामा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में दक्षिणी अमेरिकी देश ने 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की घोषणा की है? इसमें शामिल होने की घोषणा की आपको कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने 1825 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। कब हुआ था? 1825 में। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। और इसके बारे में जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1814 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, जो बाद में 1828 में ब्राह्मण समाज के रूप में वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन के तहत आपको एक नया भाग 9B जोड़ा गया है। ठीक है, जिसका शीर्षक सरकारी समितियां हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया है, जो सरकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43B। ठीक है, 43B। किसने अनुमति दी कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कंटिन्यू रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई या राजा राम मोहन राय? ये दिया गया था। इसके बारे में हम जानते हैं, भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। वह सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ थे। वह अंतरजातीय है। ठीक है, वो अंतरजातीय विवाह होती है। विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। पंडित रमाबाई भी एक समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों की शिक्षा के लिए काम किया था। तो पंडित रमाबाई जो है वो महिलाओं के मुख्य रूप से अधिकारों और शिक्षा के लिए बात किया था। लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय है वो अंतरजातीय विवाह को कंटिन्यू रूप माने कानूनी रूप से अनुमति देने का ये काम किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इनमें कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? इनमें कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, भोजन का पाचन उदाहरण है, पौधा का प्रकाश संश्लेषण उदाहरण है, किण्वित अंगूर। ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया था लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का जलना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? तो आपको ऑप्शन दिया था दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सीधी जैसी आकृति एवं अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सीधी जैसी आकृति एवं अलंकृत प्रवेश द्वार को आपको विमान या कलशम कहा जाता है। विमान या कलशम। अगर वही बात कर ले कि दक्षिण भारत में मंदिरों के परांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के परांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को आपको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। इस दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
शायद हो सकता है कि आने वाले सीटों में रिपीट भी हो। प्राचीन काल में भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। यह राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था जिन्हें विषय या प्रदेश कहते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य या प्रांत। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम होना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन 81 में 156 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटों पर जीत मिली। तो आपको जेएमएम पार्टी की सरकार है, वहां पर जेएमएम पार्टी की सरकार है। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है आपको? अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी दर है आपको 5.1। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.1। इससे पहले शायद था आपको 3.1 करीब में, 3.1 करीब में। अगला क्वेश्चन दिया है, जब नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। लैंगिक और समानता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? लैंगिक और समानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान आपको 102 रहा है, 102। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो अनुच्छेद 32 में यही आपको प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने में अधिकार देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो साबरमती नदी का जो है उद्गम आपको अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के उदयपुर जिले में तेपुर गांव के पास होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन दिया था कोसी, गंडक, घाघरा एवं महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।